नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। ज्योतिष हमारे जीवन का आधार है और जब कोई भी इंसान मुश्किल में आता है, संकट में घिर जाता है या किसी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है तो ज्योतिष हमेशा से ही इंसान को राह दिखाने का काम करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, नंबरोलॉजी हो या टैरोट कार्ड रीडिंग हो, ज्योतिष के किसी भी फॉर्मेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आज हमारे साथ में है राजधानी दिल्ली की फेमस नंबरोलॉजिस्ट जिनका पूरे देश में नाम है और सभी उनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं फेमस नंबरोलॉजिस्ट श्रीमती रजनी छावड़ा जी से। उनसे जानेंगे हम नंबरों की जादूगरी के बारे में, किस तरह नंबर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, 1 से 9 नंबर तक के। आज हम जो बाजीगरी है नंबरों की, जो नंबरों की एक चमत्कारिक पोजीशन है, जो नंबरों के रहस्य हैं, उनके बारे में हम रजनी छावड़ा जी से जानेंगे। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मुझे दर्शकों से रूबरू होने का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से ही बढ़ता है, मैं ये मानती हूँ। जी धन्यवाद। मैम, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि 2025 में हमने देखा कि पूरे भारत देश में, चाहे देश की स्थिति हो या अलग अलग व्यक्तियों की स्थिति हो, लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मेडिकल सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, कैरियर के सेक्टर में, रिलेशनशिप के सेक्टर में लोगों को काफ़ी दिक्कतें 2025 में सहन करनी पड़ी, क्योंकि आप नंबरोलॉजिस्ट हैं और आप एक जाना पहचाना नाम है। तो 2026 के बारे में हम जानना चाहेंगे, ये साल भारत देश के लिए कैसा रह सकता है? सर, ये 2026 है ना, ये आशाओं से परिपूर्ण है और बहुत लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। जो पिछला साल था 2025 में, आपको रीजन बता देती हूँ कि वो क्यों इतना बुरा गया सबके साथ। उस ग्रह का, उस सन का अगर आप टोटल लेंगे 2025, तो टोटल आता है 9, और 9 नंबर है मंगल का। और मंगल है वो सबके लिए सुखद नहीं रहता, आप भी जानते हैं। तो उसमें उग्रता भी रहती है, बीमारियां भी रहती हैं, एग्रेशंस रहते हैं, मुकदमेबाजी रहती है और मानसिक स्तर पर ज्यादा शांति नहीं रहती। हालांकि लोगों का रुझान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है ऐसे में, पर ओवरऑल जो है वो पॉजिटिविटी सब किसी के लिए नहीं लेके आता। जिनके लिए अच्छा रहता है, एग्जाम्पल के लिए 8 नंबर और 9 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, जिनके लिए अच्छा था, बहुत अच्छा था, और कुछ अंकों के लिए न्यूट्रल था, पर कुछ के लिए बहुत बुरा था। परंतु 2026 में ऐसी स्थिति हरगिज नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखिए कि जिसके जो कंपोनेंट अंक हैं, जिनके जोड़ से ये बना है, उसमें 2 बार तो 2 आया है। 2 नंबर है चंद्रमा का, और चंद्रमा आपको पता है कितनी शांति फैलाता है और कितना सबको सुकून देता है ना। और उसके साथ ही जो तीसरा अंक इसमें आया, मतलब 2 बार तो 2 अंक आ गया, उसके बाद आया 6 का अंक, और 6 का अंक है वीनस का, शुक्र ग्रह का। तो वीनस क्या है? समृद्धि लाता है, प्रसिद्धि लाता है ना, शोहरत लाता है, और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बढ़ाता है। और इन सब का टोटल है 1। अब 1 अंक है सूर्य का, और सूर्य तो सबको ही देता है समान भाव से। तो इस साल हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, अहम पर काबू रखने की जरूरत पड़ेगी कुछ अंक के लोगों को, पर जो ओवरऑल है ये अंक है, ये सबको कुछ ना कुछ देगा, ऐसा मेरा। मैम तो एक मैं बहुत आशावान हूँ इसके जी, प्रति। एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट में ही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका नंबर माना जाता है 8 टोटल नंबर। तो कई जो बड़े दावे हैं अदर एस्ट्रोलॉजर्स के, चाहे वो नंबरोलॉजिस्ट हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, उनके अकॉर्डिंग नंबर 8 के लिए ये नंबर जो साल है वो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये सूर्य का साल है, हमारे देश के जो शासक हैं नरेंद्र मोदी साहब के लिए कैसा हो सकता है? उनका नंबर 8 है। नंबर 8 उनका जन्म का नंबर है, जी, और जो वर्ष के अंक से हम भाग्य डिसाइड करते हैं, जन्म का नहीं डिसाइड करते। जी, तो ओके, इसका उस बात से कंसर्न नहीं है, उनके जन्म का अंक 8 है। जी मैम, और इस टाइम उनका रनिंग ईयर कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, ओके, और उनके इसका टोटल कितना आता है, क्योंकि हम लक नंबर से स्टडी करते हैं। जो रनिंग ईयर है हम लक नंबर स्टडी करते हैं उसमें, ना कि जन्मांक। जी तो इसलिए 8 से रिलेट करना सही नहीं है।
मैम, आप नंबरोलॉजी में एक जाना पहचाना नाम है, राजधानी दिल्ली से आते हो, तो आपको ये नंबरोलॉजी एक एक आम आदमी के जीवन को किस तरह ज्यादा प्रभावित करते हैं, और इनका हमारे जीवन में नंबरों का क्या महत्व होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमें अपनी मतलब पता लग जाए कि कौन सा जो हमारा अंक है, जन्मांक, उसका क्या महत्व है, उसकी मूल गुण प्रवृत्तियां क्या हैं, तभी और उसके हम व्यक्तिगत निखार और सामाजिक अस्तित्व और लेखन प्रक्रिया और सभी चीजें जो हैं, चाहे वो संपत्ति में इन्वेस्टमेंट है, कुछ है, तो सब उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, है ना, जन्म में जितने भी प्राणी हैं, उनको हम अंक 1 से 9 के बीच में विभाजित करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। जैसे अगर नंबर 1 पे कोई पैदा हो तो 1 मीन्स 1, 10, 19 और 28, इन सबको हम 1 मानेंगे। तो उस अंक को हम एक ग्रह विशेष के साथ जोड़ देते हैं। तो नंबर 1 को हम सूर्य के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें सूर्य के गुण आ जाएंगे स्वाभाविक रूप से, है ना, विशाल हृदयता, दृढ़ निश्चय और कमांड करने की स्थिति और सबको प्रभावित करना। इसी तरह नंबर 2, 11 और 20 और 29 पे जन्म, इनमें 9 9 जोड़ते जाइए ना उसमें अंक में। तो उनको हम चंद्रमा के साथ अटैच करते हैं, तो उनमें चंद्रमा के गुण आएंगे, सर्वगुण संपन्नता आएगी। और फिर जो 3, 12, 21 और 30, इनको हम गुरु ग्रह से अटैच करेंगे। तो गुरु ग्रह तो सबको देता है ना, और ज्ञान फैलाता है और उसमें एडजस्टमेंट सबको देने की प्रवृत्ति। इसी तरह नंबर 4 है, 4, 13 और 22, तो ये राहु ग्रह है। तो राहु में बहुत कुछ जो गुण होते हैं वो सूर्य ग्रह के ही होते हैं, पर क्योंकि ये सूर्य की परछाई है तो उसमें जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम रहेगी। तो जो 4 नंबर के लोग होंगे तो वो क्या रेस्टलेस होंगे, तो नेचुरली वो उनका इंक्लिनेशन इनोवेशंस की तरफ रहेगा। वो कुछ ना कुछ नया करना चाहेंगे, आविष्कार करना चाहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहेंगे या समाज में सुधार करना चाहेंगे, प्रबंधन अपने हाथ में लेना चाहेंगे। इसी तरह नंबर 5 है, 5, 14 और 23, तो ये क्या मरक्यूरी का, बुध का नंबर है। तो इस नंबर के जो लोग होंगे उनकी प्रवृत्ति चंचल होगी, जैसे मरक्यूरी एक जगह टिकता नहीं ना, मर्क्यूरियल माइंड सो टू से। तो उनमें एक तो वो एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे, उनमें मैनेजमेंट की शक्ति बहुत ज्यादा होगी और वो उनका फॉरेन कंट्रीज के प्रति बहुत रुझान होगा। उसके अलावा भी उनको एंटरटेनमेंट और घूमना फिरना बहुत पसंद रहेगा। इसी तरह नंबर 6 है, 6, 15 और 24, तो ये वीनस का नंबर है। तो वीनस तो सबको प्रसिद्धि देता है, धन देता है, वैभव देता है, और ये सौंदर्य का और सौंदर्य बोध का नंबर है। तो इससे जो जुड़े हुए प्राणी होंगे उनमें ये गुण आएंगे। इसी तरह नंबर 7 है, ये नंबर है केतु का। अब केतु 2 की परछाई है, तो अंक 2 वाले गुण तो उनमें आएंगे पर थोड़ी कम मात्रा में आएंगे। इसके बाद है 8, 17 और 26, ये हुआ शनि का नंबर। तो शनि का नंबर है तो स्वभाव में थोड़ी कमांडिंग टेंडेंसी रहेगी, है ना, मतलब सब पे अपना अपनी बात मनवाना पसंद करेंगे और काम के प्रति बहुत समर्पित रहेंगे। पर इसी तरह से उनमें धार्मिक चीजों के प्रति भी रुझान रहेगा, धर्म और साहित्य के प्रति, खासकर धार्मिक साहित्य के योग ध्यान के प्रति उनका रुझान रहेगा। और उसके बाद है नंबर 9, मीन्स 9, 18 और 27, तो ये है मंगल ग्रह का नंबर। तो मंगल ग्रह का नंबर है तो थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर रहेगी, थोड़ा स्वभाव में गर्मी भी रहेगी, परंतु जो ये इनमें दूसरों के प्रति समर्पण का भाव रहेगा, दूसरों की हमेशा मदद करेंगे। तो अगर हम इन बेसिक ट्रेड्स को जान लेते हैं किसी भी नंबर के, तो उसी से रिलेट करके हम देख सकते हैं उसके सोशल एटीट्यूड्स क्या होंगे, उसमें पॉलिटिकल एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, या उसमें दूसरों के प्रति सामंजस्य की क्या प्रवृत्ति रहेगी, या मातृत्व के गुण क्या होंगे। तो सबसे पहले इन अंकों के बारे में हमें विस्तार से जानना होता है, इसी के बेस पर फिर करियर ओरिएंटेशन होता है कि जो जिसकी रुचि होगी, जो उसका स्वभाव होगा, उसके अनुसार ही उसको उसका करियर चुनने में मदद मिलेगी या उसको मिलेगा। मैम, आप कोई भी जब महत्वपूर्ण प्रोडिक्शन करते हैं तो आप किस तरह के नंबरोलॉजी सिस्टम का पालन करते हैं मैम? आप जैसे कि हम चाइनीज तो का वाला किस तरह का पालन करते हैं? हीरो हीरोज बुक ऑफ नंबर्स को मैंने सबसे पहले पढ़ा था, उसी से लेके और बाद में मैंने अपने फॉर्मूलाज डेवलप किए। और जब हम डेमोलॉजी भी करते तो हम कैलेंडर कैलेंडर को मानते हैं। ओके मैम, जैसे किसी व्यक्ति का नंबरोलॉजी प्रोडिक्शन जब किया जाता है तो उनके नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ
किस तरह से उन नंबरों के साथ उस किसी व्यक्ति के वजूद को दर्शाते हैं, किस तरह से खोजते हैं किसी व्यक्ति का चरित्र सामने लाने के लिए? वही जो अंकों की मूलभूत प्रवृत्ति उसी के आधार पर चुनते हैं। और जब हम इसका जन्म का मतलब तारीख, महीना और साल इनका टोटल करते हैं तो आपका भाग्यांक बनता है। तो अगर यही आपका भाग्यांक है तो ये चीजें आपको मिलेंगी स्वतः ही। जैसे अगर किसी का मैंने अंक एक की मूलभूत प्रवृत्ति बताई आपको, तो अगर उसकी बजाय उसका अगर भाग्यांक एक है तो क्या होगा कि उसको हम उसी का फ्यूचर टेंस लेंगे कि हाँ उसको कमांड करने की फैसिलिटीज मिलेंगी, वो लीड करेगा, वो अपनी बात मनवा के रहेगा, वो स्वतंत्र रूप से सोचेगा। तो इस तरह से हम रिलेट करते हैं कि जो उसका जन्मांक है और उसका फिर टोटल लेके भाग्यांक लेके भी, तो उसकी जो प्रवृत्तियां उसमें आ जाएंगी उसके अनुसार। और फिर उसके बाद हम जो चलित महीना और चलित वर्ष उसको साथ में गिनेंगे, और उससे और साथ ही साथ हम उसका जो फेवरेबल उसके जो दिन है ना, दिन और वार, मतलब सॉरी दिनांक और वार, जी तो उनको हम सबको कंसीडर करके हम प्रिडिक्शन करते मैम, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो नंबरोलॉजी है, नंबरोलॉजी जब हैं। हाँ चाहे जी। 1 से 9 तक के जो नंबर हैं, एज ए नंबरोलॉजिस्ट आप अनेक तरह के दावे करते हैं, इसका हम्म। मेन साइंटिफिक आधार कहाँ से कैसे क्रिएट करते हो आप? कोई अगर आपको चैलेंज करता है कि मैम इसका साइंटिफिक आधार बताइए, नहीं तो हम हाँ, आपकी प्रोडक्शन को खारिज करते हैं, तो कैसे जस्टिफाइज करोगे आप? मतलब इसका तो साइंटिफिक आधार सीधे से ना हमने ग्रह से रिलेटेड किया। अब ग्रह के तो दुनिया में ना आप चेंज कर सकते हो ना मैं चेंज कर सकती हूँ। तो ये टोटली जो सारे नंबर्स हैं ग्रहों से रिलेटेड है। तो जो जिस टाइम जो ग्रह डोमिनेट कर रहा होगा और जो उसके गुण हैं वो आप में स्वतः ही आएंगे, और परिस्थितियां भी उसी के अनुसार बनेंगी। अगर जैसे मैंने अभी आपको लास्ट ईयर के लिए बताया था, है ना, 9 का अंक, 9 का ग्रह था, तो उस हिसाब से फिर परिस्थितियां बनी थी। तो इसी तरह अगर 2 आएगा जब, तो शांति ज्यादा रहेगी। जिस साल लक नंबर ये साल का टोटल 6 आएगा तो वैभव बढ़ेगा। तो इस तरह से हम रिलेट करते हैं। तो ये तो एकदम 1+1 तो हमेशा 2 ही होगा। तो इसमें कहीं भी रहे हम कोई चेंज तो आएगा ही नहीं। मैम, जैसे कोई व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है, कोई डिप्रेशन में है और आपसे सवाल करता है, मेडिकल प्रॉब्लम में है और उसके मन में आत्महत्या करने जैसे सवाल आ रहे हैं, और आपके पास आपका कोई इस तरह का क्लाइंट आता है, तो आप जब अपने नंबरों के अकॉर्डिंग सच जान लेते हैं तो किस तरह मैनेज करते हैं इस तरह की पोजीशन को? क्या कोई समस्या आती है? देखिए, सबसे पहले तो हम उसके अंकों में वो उसकी रनिंग कंडीशन देखेंगे। तो अगर उस टाइम उसका एंटी मंथ चल रहा है ना, सपोजिंग 5 का एंटी मंथ है, 8 और 9। अगर कोई व्यक्ति जनवरी में पैदा हुआ, उसमें आप +8 लीजिए, तो 1 और 8 9, तो रनिंग मंथ है ना। तो जो उसका 9th मंथ ऑफ एज होगा वो उसके लिए परेशानियां लाएगा, 8th मंथ ऑफ एज उसके लिए परेशानियां लाएगा। उसके बाद हम उसके फेवरेबल नंबर्स देखेंगे। तो जो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि देखो सब दिन एक से नहीं होते हैं, तो अगर ये परेशानी का समय और इसमें तुम्हें पता है तुम्हारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हम कुछ और नहीं कर सकते, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो इसके लिए और फाइनेंस मैनेज करके रखो। अगर सपोजिंग यू नो दैट दिस इज योर एक्सीडेंट प्रोन पीरियड, तो आप एक्सीडेंट नहीं रोक सकते हैं, पर आप कम से कम छुट्टियां बचा के रख सकते हैं। आप थोड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज रख सकते हैं, या आप अपने मन को थोड़ा तैयार रख सकते हैं, है ना। और इसी तरह अगर आपको पता है कि ये साल मुकदमेबाजी का आने वाला है, उस वजह से आपको परेशानी होगी या प्रॉपर्टी रिलेटेड वो रहेंगी, तो हम उनको सजेस्ट करेंगे कि दिस इज योर एंटी पीरियड, तो तुम इसमें ना तो इन्वेस्टमेंट करो ना तुम परेशानी उठाओ। और उसके बाद हम उसको उसका पॉजिटिव पीरियड सजेस्ट करेंगे कि आप इस पॉजिटिव पीरियड को अवेल करो, तो अपने आप ही पॉजिटिव परिणाम आएंगे। मैम, जैसे अभी आपने कहा कि जो नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर वाइज ग्रह से अटैच होते हैं, दोनों में जॉइंट वेंचर होता है एक दूसरे के साथ। तो हाँ जी। एक सवाल अक्सर खड़ा होता है मैम कि जब ग्रहों में और नंबरों में आपस में कोलैबोरेशन है, तो जब जब कभी कोई भविष्यवाणी होती है, चाहे वो ईयर को लेकर हो, मंथली बेस पर हो या वीकली बेस हो या किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नंबरोलॉजी के जो प्रेडिक्शन है उनमें दोनों में बड़े डिफरेंट देखने को क्यों मिलते हैं? देखिए, मेरा एस्ट्रोलॉजी में अधिक यकीन नहीं है, और इसी वजह से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और मैं 36 सालों से फॉलो कर रही हूँ।
एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह सही है, पर हर किसी को इतना गूढ़ ज्ञान नहीं होता ना। जी मैम। अगर मैं ये नहीं कहती सभी एस्ट्रोलॉजर्स गलत हैं, पर अगर आप सरसरी तौर पे खाली देख लोगे कि ये ग्रह भारी है, ये भारी है, भारी है, तो उससे खाली काम नहीं चलेगा ना। जी तो डीपली जाना पड़ता है ना उसमें। जी किसी भी विद्या में जब तक आप डीपली नहीं जाओगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। बात खाली एस्ट्रोलॉजर उसकी नहीं है। मैम। पर आप न्यूमरोलॉजी में अब तक जितनी भी मैंने प्रिडिक्शंस की हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर कुछ गलत आए तो मुझे आप बताओ, ताकि मैं और अध्ययन कर सकूं और सुधार कर सकूं, मैम, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। आपकी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड नंबरोलॉजिस्ट हैं, कि आपकी फर्स्ट टाइम जब नंबरोलॉजी में रुचि हुई तो आपने किस प्रोफेशनल इंटेंशन के साथ ये आपने फाइनल डिसीजन लिया कि आपको एज ए नंबरोलॉजिस्ट अपना कैरियर बनाना है? क्या क्या बड़े अचीवमेंट पाने के आपने सेल्फ अपने लिए गोल रखे मैम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कुछ प्लान किया हो। सबसे पहले 1970 में जब मैं अभी कॉलेज में ही थी, कश्मीर में पढ़ती थी, तो हमारे डैडी के संपर्क में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे, वॉज पामिस्ट। तो वो रिसर्च करे थे पामिस्ट्री पे। तो उन्होंने काफी लोगों के मतलब बहुत लोगों के हाथ तो स्टडी नहीं किया, पर उनको मेरे हाथ में कुछ रेयर दिखा और उन्होंने बोला कि मैं ये हाथ स्टडी करूंगा। एंड इट वाज सो एक्यूरेट कि जैसे वो पूरे इस पे हाथ पे जेलिस लगा के और लेंस के साथ पूरा स्टडी करके लाइंस को वाइडन करके, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत साइंटिफिक स्टडी है। तो मेरा थोड़ा रुझान तो उस तरफ तभी से हो गया था कि कभी मैं भी जिंदगी में वक्त मिला तो करूंगी। उसके बाद 1976 सन में रेलवे स्टॉल पे बुक ऑफ नंबर्स खरीदी, कीरोस बुक ऑफ नंबर्स। वो भी मैंने कैजुअली पढ़ के छोड़ दी, ज्यादा नहीं, वो ट्रेन में ऐसे टाइम पास करने के लिए ली थी। तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, सिस्टर ने बी योर ओन ब्यूटिशियन चुनी और मैंने बी योर ओन न्यूमरोलॉजिस्ट चुनी, है ना। तो उसको पढ़ा, पर फिर कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं या कुछ, तो मैं इतना उस पर फोकस नहीं कर पाई। फिर उसके बाद 1989 में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हुआ और फिर मुझे लगा कि अगर एस्ट्रोलॉजर्स पथरी मिलाते हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उस धुन में मैंने नए सिरे से पढ़ना चालू किया। और फिर कमला खन्ना जी थी, जिनको मैं मानती हूँ कि शुरुआती दौर में उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। तो उन्होंने भी मुझे कुछ टिप्स दी और फिर उनको बाद में मैंने फॉलो किया। उनकी भी कुछ गलतियां बाद में निकली, पर वो इससे खुशी हुई कि अगर चेला गलतियां निकालता है गुरु की, हाँ तो हाँ समझो कि बिल्कुल। उसने जी मैम। मतलब कुछ उसने पढ़ा है ना। जी पर शी वॉज द बेसिक सोर्स टू रीडायरेक्ट मी टू दैट। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे सर्वे करना स्टार्ट किया, जैसे अपने स्टाफ मेंबर से फ्री पीरियड में उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछना, मतलब उन लोग की स्टडी करती मैं कि जिनके मुझे इमीडिएट रिजल्ट पता लगे कि वो रिजल्ट सही आए थे या नहीं। जैसे नेबर्स आते, कुछ आते या सोशल सर्कल में रिलेटिव्स, तो रिजल्ट्स बहुत कन्विंसिंग आए, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं नोट्स बनाती गई। और कभी प्लान नहीं किया था, पर जब मैं जॉब में थी, आई वॉज वर्किंग एज लेक्चरर इन इंग्लिश, तो फिर मुझे 2011 में लगा कि काफी सर्विस कर ली है, तकरीबन 32 साल कर ली थी, कि मुझे लिखने का भी बहुत शौक था। आकाशवाणी में तो मैं लगातार कई सालों से मतलब दे ही रही थी प्रोग्राम, 19 साल तक दिया महिला जगत में। फिर मुझे लगता कि मैं इसको छपाऊंगी कब और मैं इसको आगे कब कर जी सकती हूँ। तो हालांकि 2008 में मैंने अपनी एक साइट बना ली थी न्यूमरोलॉजी की, पर उसमें मेरी बेटी साथ में थी, जॉइंट डायरेक्टर थी। उसके बाद मैंने 2011 में ये मतलब निर्णय लिया कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ताकि मैं इसको फुल टाइम इसको डिवोट कर सकूं और अपनी पोइट्री को भी परस्यू कर सकूं और अपने ग्रैंडसन को भी देख सकूं, बिकॉज इट्स वाज टोटली वर्किंग एट होम, लैपटॉप पे ही काम करना था, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने जो बुक्स पिछले सालों में नोट्स बनाए थे उनको कंपाइल करके 2015 में करियर ओरिएंटेशन गाइड मेरी इंडिया नेट बुक से छपी। और वो आज लगातार 11 साल हो गए, अभी भी वर्ल्ड बुक फेयर में हर साल वो बुक रहती है और लोग इतना खरीदते हैं उसको। उससे प्रोत्साहित होके फिर मैंने धीरे धीरे और जैसे जैसे डीपली एनालिसिस करती गई, तो अब तक मैं 13 बुक्स लिख चुकी हूँ। और साइट तो अब ऑफिशियली है ही, जी। और उसमें अभी मुझे ऑनलाइन 236 कंट्रीज विजिट करती हैं। ओके। तो ये सब मुझे मतलब मोटिवेशन देते हैं कि अब इस लाइन में मैं आ गई हूँ, तो मुझे मरते दम तक अब इसी में ही रहना। तो मैम आई आप, फील हाँ, गुड।
आपको लेकर एक बड़ा सवाल कभी कभी हमारे मन में उठता है कि आप पोइट्री भी बहुत मिराकल करते हो मैम, आप राइटर भी हैं, आप नंबरोलॉजिस्ट भी हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हो। तो जानना चाहते हैं मैम, ये सारा संतुलन कैसे बैठाते हो आप? देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब भगवान की मर्जी है। जी। मैं एक तो जो मेरा जो नंबर है ना, मेरे आप जन्म तिथि का टोटल लेंगे, पेपर्स में गलत है, जो ओरिजिनल से मैं बता रही हूँ आपको, तो उन सब का टोटल 11 आता है। और 11 क्या है, मास्टर नंबर है। मैंने इस पे काफी थीसिस की हुई है। तो जो अब मास्टर नंबर सब समझ सकते हो, मास्टर्स आर बॉर्न टू गवर्न। अच्छा, उसमें क्या है, 11 में 2 बार सूर्य का नंबर आया, जी। तो सूर्य के गुण भी मेरे में आएंगे। जी। फिर उनका जो, हालांकि मास्टर अंक का रीटोटल नहीं करते हैं, पर अगर आप टोटल भी करके देखते हैं तो उसमें 2 नंबर आता है। तो 2 नंबर में क्या है, वो ऑलराउंडर जी। ट्रेड्स। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ओके मैम। इट्स ऑल गॉड जी। गिफ्टेड। आप जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पोइट्री करते हो मैम, वो पोइट्री के लिए आइडिया आपका, जो आपकी जो मतलब जो शब्दावली है वो बिल्कुल एकदम दिल को छू लेने वाली होती है। कैसे क्रिएट करते हो, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ मैम। देखिए, मैं कभी हाथ में कागज पेन लेके नहीं बैठती कि आज मैं पोयम लिखूंगी। जी। पोयम बननी है तो ऐसे ही बन जाएगी। आसमान को देख रही हूँ और बहुत बादल बिखरे हुए हैं, तो उस पे एक छोटी सी पोयम मैं बताती हूँ। बिखरे हैं आसमान में ऊन सरीखे बादलों के गोले, बिखरे हैं आसमान में ऊन सरीखे बादलों के गोले, ना जाने आज खुदा किस उधेड़ बुन में है, जी। ना जाने आज खुदा किस उधेड़ बुन में है। तो अभी मैंने प्लान नहीं की थी, जी। बादल देखे लिखती। ओके। पानी भर रही हूँ बाल्टी में, वो बुलबुला देखा, उसमें अक्स आया, 1 मिनट में अक्स बुलबुला फूटा, अक्स भी फूट गया। तो उस पे एक छोटी सी पोयम लिखी। बुलबुले में उभर, सॉरी, उम्र भर का साथ निभ जाता है कभी एक ही पल में, उम्र भर का साथ निभ जाता है कभी एक ही पल में, बुलबुले में उभरने वाले अक्स की उम्र होती है फकत एक ही पल की, होती है फकत एक ही पल की। तो ये जो जिंदगी में आसपास जो प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, या इतना कुछ हमारे आसपास बिखरा हुआ है, तो वो कभी मन को छू जाता है और अनायास ही कविता बन जाती है। मैं डेलिब्रेटली नहीं लिखती, क्योंकि सच बात तो यह है कि अभी मैं न्यूमरोलॉजी में ज्यादा उतरी हुई हूँ। और मेरे स्वतंत्र लेखन के अलावा भी, मतलब हिंदी में तो 4 छपी और 5वीं आने ही वाली है, और इंग्लिश में 3 बुक छपी, पर मेरी ट्रांसलेशन इतनी भगवान की दया से पॉपुलर हो चुकी कि अब तक मैं 23 बुक्स ट्रांसलेशन की लिख चुकी हूँ, और 13 मैं न्यूमरोलॉजी की लिख चुकी हूँ। तो मैं ऐसा कोई फोकस माइंड तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती कि मैं टोटली बैठ के अपनी ही पोएम्स लिखूंगी। ओके तो मैम। जहां बस जी। बह जाए, पानी जैसे बह जाए। आप नंबरोलॉजी में खुद को लगातार अपडेट रखने के लिए क्या खास करते हैं? कैसे आप न्यू इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और क्या उसमें रिफॉर्म करते हैं समय के साथ? मैं एक तो डेली न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस, दो 2 दिनों की हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी साइट में देती हूँ, और उसके बाद अलावा मेरे ब्लॉग्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें देती हूँ। और अदर 3 दिन की होती, पिछले दिन की मैं हटाती नहीं, आप चाहे तो कंपेयर कर लीजिए। उसके अलावा मैं डेली न्यूमरोलॉजी टिप ये देती हूँ साइट में, और न्यूमरोलॉजी फॉर न्यू बॉर्न्स टुडे। तो ये मेरी डेली स्टडी में है, जो कम से कम रोज मेरा 1.5 घंटा ले लेता है। मैम, कुछ नंबर्स हैं जिनके रहस्य में आप आज आपसे जानना चाहूंगा। और अक्सर देखा जाता है ये जो नंबर्स हैं, इन नंबरों वाले जो लोग होते हैं वो जीवन में काफी चुनौतियों का सामना करते हैं। हर मोड़ पर चुनौती आती है, हर हर डे चुनौती आती है। मैम, सबसे पहला जो क्रिटिकल नंबर जो हमको लगता है वो नंबर 4। आज क्योंकि आप एक सेंसिबल नंबरोलॉजिस्ट हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, ये 4 नंबर है, इसका जो गूढ़ रहस्य है वो क्या है, और इस नंबर वाले लोग कैसे अपने जीवन को प्रगति पर लेके जा सकते हैं? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जो नंबर 13 है ना, नंबर 4 के बारे में बहुत गलत अवधारणाएं बना दी गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप जैसे 4 नंबर है, वो ठीक है, उसमें सूर्य के कंपैरेटिवली कम गुण रहेंगे, पर ऐसा तो नहीं है ना कि उसमें गुण नहीं है। तो उसमें दिक्कत कहाँ आती है, अगर वो ईगो पे अड़ जाते हैं, है ना। जनरली आपने देखो 4 नंबर वाले थोड़े आर्गुमेंटेटिव नेचर के होते हैं,
उनमें पॉजिटिव गुण बहुत है, इनोवेशंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देखो कितने वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट इस नंबर के हैं, कितने सोशल एक्टिविटीज इस नंबर के हैं, समाज सुधारक इस नंबर के हैं। पर वो कभी कभी दे आर डाइवर्टेड बाय एंटी फोर्सेस, कि ईगो ले लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कर लेंगे दूसरों के साथ। तो इस वजह से वो कभी कभी लाइफ में परेशान हो जाते हैं। अदरवाइज दे आर वेरी गुड एट मैनेजमेंट, दे आर वेरी गुड एट कमांडमेंट। तो ऐसा, सॉरी, ओके। सो मैम एक मैम, हिंड्रेंस आ गई कुछ? नहीं मैम ठीक कंटिन्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम एक ओके। सेकंड नंबर है जो हम आपसे जानना चाहते हैं, नंबर दो। मैम नंबर दो वाले व्यक्ति जो चंद्र प्रधान माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि नंबर दो वाले भावुकता उनमें कुट कुट के भरी होती है, चंद्र प्रधान होते हैं, जिसके कारण जीवन में पल पल वो कहीं ना कहीं रिश्तों में धोखा खाते हैं या फ्रेंड सर्कल में धोखा खाते हैं, और कई बार अपने खुद की मन की दिक्कतों के कारण जीवन संघर्ष में हो जाता है। ये आप सही कह रहे हैं कि जो 2 नंबर वाले ना, उनमें काल्पनिकता बहुत होती है। वो मतलब एक्चुअली क्या है, वो इतने साफ दिल के होते हैं कि उनको सारी दुनिया अपने जैसे ही लगती है, और यहीं वो धोखा खा जाते हैं कि वो दूसरा पे जल्दी से यकीन कर लेते हैं, या कई बारी भावनाओं के आवेश में इतना बह जाते हैं कि सोचते हैं नहीं, सामने वाला तो परेशानी में है, तो अपनी सेहत की अपनी परवाह ना करते हुए उसको मतलब उसकी मदद करने में लगे रहते हैं। और कई बार वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जो जो सारी भावनाएं अपने अंदर, वो अपने क्रोध तक को वो अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हैं। तो उससे कई बार उनमें क्या है, बहुत परेशानी आ जाती है मानसिक स्तर पर, क्योंकि वो अपना दुख तो शेयर कर नहीं रहे, वो दूसरों का ही देखे जा रहे हैं और सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा कल्पना की बजाय यथार्थ के धरातल पर रहना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने आप में ये बहुत अच्छा नंबर है। एक मैम इसी तरह से एक क्रिटिकल नंबर है, क्रिटिकल नंबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनौतीपूर्ण माना जाता है, 7 नंबर। मैम 7 नंबर को लेकर ये कहा दावा किया जाता है अक्सर कई एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। मैं चाहूंगा कि आज सारे सारे रहस्य आप ओपन कर दीजिए, 7 नंबर का क्या वजूद होता है। देखिए, 7 नंबर की पहली बात तो ये है कि वो सूर्य सॉरी चांद की परछाई है ना। चांद जैसे घूमने पर उसकी परछाई है। तो 7 नंबर की सबसे बड़ी बात यह है कि ना, अब उसका आप एक मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे प्याज है ना, उसको आप छीलोगे ना, हर परत में एक नया रंग आएगा, परत दर परत है ना, नया रंग, नया कुछ उसमें अलग से दिखेगा। तो इनमें क्या, ये अपनी बात है ना जल्दी से दूसरों को बताते नहीं है, अपनी बात अपने मन में ही रखते हैं। और कुछ भी होता है तो उसके लिए वो ईश्वर की ओर देखते हैं, है ना। वो ही उनको अपना गाइडिंग फोर्स लगता है, किसी और को ट्रस्ट करने की बजाय वो उसी की ओर देखते हैं, वही उनको अपना गाइडिंग फोर्स लगता है। तो उनका रुझान स्वतः ही आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो उनमें वो मूलभूत प्रवृत्ति है कि बुरा तो किसी का करेंगे ही नहीं, है ना, दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहेंगे। और जब वो अपनी बात दूसरों से नहीं शेयर करते हैं, तो वो उनका इंट्रोस्पेक्शन किससे चलता है, ईश्वर के साथ चलता है। तो वो ऑटोमेटिकली ईश्वर की ओर आकर्षित। मैम आपका जो निजी तौर पर जो रेजिडेंशियल कनेक्शन है वो राजधानी दिल्ली के साथ है, राजस्थान के साथ भी है। आपके पास में जो ज्यादातर क्लाइंट आते हैं जो आपसे सवाल करते हैं, वो किस तरह के मेन सवाल होते हैं, क्या जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, एक तो मैट्रिमोनियल अलायंस के सवाल बहुत आते हैं, और पेरेंट्स तो पूछते हैं कि बच्चों की शादी कब होगी। और इवन कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, है ना, अपने अफेयर के बारे में भी पूछेंगे, या कब, कोई तो रिफाइंड में पूछेगा कि हम बड़े हो गए माँ बाप के साथ रहेंगे नहीं, उनकी सेवा करेंगे नहीं, और कोई अपने अपने पूछने के तरीके होते हैं। और उसके अलावा इस मैट्रिमोनियल अलायंस के अलावा जो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो तलाक की हद तक पहुंच चुके होते हैं। तो मेरी उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं, समझ लो कि आज तक मैंने भगवान की दया से किसी का तलाक होने नहीं दिया। अगर वो अपनी समस्या लेके आते हैं तो हम अच्छे से कारणों का विश्लेषण करते हैं, और मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर जब तुम साथ रह रहे थे तो तब भी तो कुछ तो था तुम में कॉमन, जो तुम इतने साल साथ रहे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम एक दूसरे से अलग ही होना है। अगर इस तुम्हारे मतलब जो रनिंग स्टेटस है ग्रहों का सही नहीं चल रहा, आपस में मिलान नहीं हो रहा, तो तुम थोड़ा टाइम अपनी सुलहनामे से अलग रह लो, उस पीरियड को तुम बीत जाने दो। उसके बाद स्वतः ही कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज तुम्हें भगवान की तरफ से मिलेंगी कि तुम रीयूनियन करना चाहो तो कर लो। और कई बार ऐसा होता है कि अच्छा चल रहा होता है सब, जब घर में कोई
नवजात शिशु आता है, तो उसके जो अंक हैं वो क्लैश कर रहे होते हैं। तो मतलब बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो मैं उन सबको एनालिसिस करके उनको बताती हूँ कि तुम्हें तलाक तो तुम्हें लेना ही नहीं है, तुम भूल जाओ। कई बार तो ऐसा हुआ कि 10-10 साल के बाद रियूनियन हुआ, जबकि उन्होंने पूरी होप छोड़ दी थी। तो मैं उन्हें एक स्पेसिफिक डेट और वो बताती हूँ कि यू वेट फॉर दैट पीरियड, उस बीच में तुम अपना पढ़ो लिखो, अपने अलग रह के जॉब करो, कुछ भी करो, पर तुम्हें तलाक तो लेना ही नहीं है। और सबसे ज्यादा मेरे पास आते हैं बच्चे करियर ओरिएंटेशन के लिए। मैं कई बार फ्री करियर ओरिएंटेशन कैंप्स भी करती हूँ, क्योंकि एक बहुत बर्निंग इशू है और बच्चों को मतलब एक सही गाइडेंस मिल जाए कि उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि उन्हें क्या करना है लाइफ में और किसमें उन्हें सक्सेस मिलेगी। और बाकी तो लोग निजी समस्याएं लेकर तो आते ही हैं, हेल्थ इश्यूज के लिए भी आते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए, व्हीकल खरीदना है, और आजकल तो ट्रेंड ही चल पड़ा है मोबाइल का नंबर चेक करो, तो मल्टीपल काउंसिल्स आते हैं। मैम अभी आपने काफी महत्वपूर्ण बात करी रिश्तों के बारे में, काफी आपने बहुत ही एक काफी बड़ी बात अपनी सामने रखी। तो मैं जानना चाहता हूँ मैम कि आपके अकॉर्डिंग किन नंबर के कॉम्बिनेशन वाले कपल को ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में आती है, कौन से नंबर है जो एक दूसरे को बिल्कुल मैच नहीं करते? देखिए, अब इसके लिए तो मैं अगर इतने डिटेल्स में शायद अभी नहीं जा पाऊंगी, तो मैं फिर कभी आपको चार्ट ही शेयर कर दूंगी। इससे जुड़ा हुआ तो हम दूसरा सवाल रखेंगे मैम आपसे। सीधी बात है, जैसे एक नंबर वाला है ना, हम पत्री मिलाएंगे ना, सबसे पहली बात तो है कि जनरली परेशानियां खाती कि जनरली पंडित मिलावट, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, कि जनरली जब हम मैच मेकिंग करते हैं हम खाली बर्थ नंबर को मैच करते हैं, पर हमें खाली बर्थ नंबर नहीं मैच करना है, हमें साथ में लक नंबर भी मैच करना है। क्योंकि अगर ठीक है, अगर आपका बर्थ नंबर मिल रहा है, आपकी नेचर बहुत अच्छा, आपका एडजस्टमेंट अच्छा रहेगा, आप खुश हो गए अपने जीवन साथी के संग। पर अगर आपका लक नंबर एंटी, तो कभी इसकी ट्रांसफर बाहर हो जाएगी, कभी और कॉजेज हो जाएंगे कि आपकी आपस में नहीं बन पा रही है ना। तो इसलिए मतलब दोनों को ही मिलाना है, और जो मित्र अंक होंगे उन्हीं के साथ, जैसे एक का एंटी नंबर 8 है, 1 का, है ना, और 6, तो उन नंबर के साथ उनका मैच करना ही नहीं चाहिए। और ये सेम गोज फॉर लक की अगर नंबर उधर है तो मतलब अगर आप एंटी नंबर मैच सरसरी तौर पे देख के मैच कर दोगे, या खाली एक तरफ देख लोगे, बर्थ नंबर देख लिया, अलग नंबर नहीं देखा, तो परेशानी आएंगी। तो दोनों तरफ एक साथ मैच करना चाहिए। तो जो आपके मित्रांक है उनके साथ आप मैच कीजिए, और जैसे 2 के लिए बोलते हैं कि उनके लिए 9 नंबर के साथ नहीं करनी चाहिए, जिसमें हम एक है ना। एग्जांपल के लिए हम आपके सामने एक नंबर रखते हैं, 4 और 7 वालों का रिलेशनशिप कॉम्बिनेशन कैसा नजर आता है आपको? अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए मैं तो ये मानती हूँ कि अगर थोड़ी ऑपोजिट नेचर है ना, अब 4 में थोड़ा एग्रेसिवनेस है, मतलब डोमिनेटिव, नॉट एग्रेसिवनेस, ही वांट्स टू डोमिनेट, और 7 नंबर वाला क्या करता है, एडजस्ट करता है, तो 4 और 7 आपस में अच्छे हो गए। अब मैम आपसे हम थोड़ा इस 2026 के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस रखने वाले हैं। जैसे मैम इस साल के जो ओनर हैं, जो गॉड हैं 2026 के, उनको सूर्य भगवान माना जा रहा है, क्योंकि नंबर 1 इस साल का टोटल आता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, कैरियर वाइज जुड़ा हुआ सवाल है कि कैरियर वाइज 2026 में 1 नंबर वालों के लिए कैसा रह सकता है? अगर उनका लक नंबर 1 है, तो वो इस साल अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम से रखे थे और नहीं हुए, 2000 जब अंक 8 आया था, जब नहीं हुए, अभी 1 है, मतलब अगर 2024 में नहीं हुए तो रीट्राई करें, इस साल उनका हो जाएगा। नंबर दो अंकों पे वालों बहुत डिपेंड करता है। नंबर 2 वालों के लिए 2026 में कैरियर में क्या नई दिशाएं खुलेंगी? बहुत अधिक तो नहीं, पर उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बिल्कुल भी इस साल ओके। बुरा नहीं होगा। और नंबर 3 वालों के लिए क्या कहेंगे? 2003 इन वालों के लिए ये न्यूट्रल ईयर है ना, अच्छा ना बुरा। पर 2 वाले जो है ना, इस साल वो कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, और ये जो इसके अलावा जो चांदी के जो व्यापारी हैं, इस साल उनकी चांदी है। ओके। नंबर 4 वालों के लिए आपको क्या लगता है 2026 में वो अपने प्रोफेशनली नहीं, सक्सेस मिलेगी? अब मैं केवल लक नंबर की बात कर रही हाँ, हूँ, है लक ना, अगर नंबर। उनका लक नंबर जी। 4 है, तो इस साल उनको प्रोफेशन में उलझने आएंगे, और जिन तो उनको इस साल बहुत अहम पर कंट्रोल रख के चलना है। और जिनका लक नंबर 5 है मैम? उनके लिए बहुत बढ़ गया है, उनके मतलब फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आप ट्राई कर रहे हो, या एक्सपोर्ट एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, या इवेंट मैनेजमेंट वगैरह, इन सब में वो अच्छे जाएंगे, उनके लिए सुखद साल है ये।
और जिनका लक नंबर 2006 है। 2006 या 6 पूछना चाह रहे हो? नहीं सॉरी, जिनका लक नंबर जो 6 है, उनका उनके लिए 26 कैसा रहेगा? उनके लिए कला के क्षेत्र में अच्छा रहेगा, फैशन और ग्लैमर के क्षेत्र में अच्छा रहेगा, और ओवरऑल कूल रहेंगे, पर बहुत ज्यादा अलग से कुछ ये कि सोचे कि पॉलिटिक्स वगैरह में उतर जाए, ऐसा नहीं है। और मैम जिनका लक नंबर 7 है, उनके लिए क्या 26 जो है नई दिशा देगा? उनके लिए वैसा ही रहेगा जैसे नंबर 2 के लिए रहेगा। ओके। और नंबर 8 के लिए जो है ये साल बहुत उलझनों वाला रहेगा। जिनका लक नंबर 8 है, तो उनको सबसे पहली बात है कि इस साल बिल्कुल भी मुकदमेबाजी में नहीं उलझना चाहिए ओके। और पॉलिटिक्स में नहीं लैंड करना चाहिए। और नंबर 9 वालों के लिए मैम? ये न्यूट्रल साल है उनके लिए, ना अच्छा ना बुरा, शांत चित से बिता पाएंगे, कुछ बदलाव नहीं आएगा पर कुछ खराब भी नहीं होगा उनके साथ। मैम अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो नंबरोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, नंबरोलॉजी सीखना चाहता है, या नंबरोलॉजी अपनाना चाहता है, उसको आप क्या अपना बेस्ट एडवाइस देंगे, किस तरह मोटिवेट करेंगे? देखिए, एक तो चाहे तो मेरी बुक्स अभी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पे अवेलेबल है। उसके अलावा मेरी साइट में भी मैंने काफी नोट्स फ्री ऑफ चार्ज उसमें डाले हुए हैं कि आप उसको पढ़ के बेसिक नॉलेज तो आपको उसी से ही आ सकती है। और बाकी कोर्सेज भी मैं कंडक्ट करती हूँ टाइम टू टाइम, पर कम से कम एट ए टाइम 3 सीखने वाले हों तभी होगा, एक के लिए नहीं किया जाएगा, इतना टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। मैम एक चलन जो ट्रेंडिंग सवाल है, आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर नंबरोलॉजी को एक धूम धड़ाके के साथ पेश किया जाता है। काफ़ी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, काफ़ी यंगर यंगर जो नंबरोलॉजिस्ट हैं वो काफ़ी बड़े बड़े दावे करते हैं, चाहे 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के, कि आप इस तरह करिए ये हो जाएगा। आप जब सोशल मीडिया पर जो एस्ट्रोलॉजिकल जो दावे देखते हो, चाहे वो नंबरोलॉजी से जुड़े हो, कितनी सत्यता आपको नजर आती है, कैसे परखते हो आप उनको? ये डिपेंड करता है कि आप उसको सुपरफिशियली देख रहे हो या उसमें गहराई से जा रहे हो। जो जितना गहरा जाएगा उतना ही समुद्र से मोती निकालेगा। मैम अगर एक सवाल और थोड़ा चैलेंजिंग है मैम, कई बार ये देखा गया है कि कोई एक पर्सन 2 अलग अलग नंबरोलॉजिस्ट के पास जाता है अपनी समस्या को लेकर, तो हमने देखा है कई बार कि 2 नंबरोलॉजिस्ट एक ही समस्या को लेकर एक ही व्यक्ति के लिए 2 अलग अलग ओपिनियन कैसे देते मैम? देखिए, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि किसी किसी व्यक्ति की 2 डेट ऑफ बर्थ होती है, मतलब पेपर्स में अलग है और ओरिजिनल अलग है। तो अगर मैं स्टडी करूंगी, तो अगर मैं उसकी पर्सनल लाइफ के लिए, उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स, उसकी मैरिज वगैरह के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए और पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए स्टडी कर रही हूँ, तो मैं उसकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ स्टडी करूंगी। पर अगर मैं उसके करियर के लिए खाली स्टडी कर रही हूँ, तो मैं कौन सी डेट स्टडी करूंगी? जो उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखी है। क्योंकि अब देखो, जो रिटायरमेंट होगी, है ना, कुछ होगा, वो किसके अकॉर्डिंगली होगा? आपके करियर में जो डॉक्यूमेंट्स में डेट लिखी है। तो कई बार हो सकता है कि किसी की, हर टाइम आप ये भी नहीं कह सकते कि ज्योतिषी में ही कोई खराबी थी। कई बार जनरली लोगों को पता ही नहीं होता कि जिनकी 2 डेट ऑफ बर्थ है ना, वो एक ही दे के बैठ जाते हैं। तो मैं तो सबसे पहले पूछती हूँ कि आपकी ओरिजिनल डेट है सेम एज इन योर डॉक्यूमेंट्स। तो कई बार ये वजह भी हो जाती है कि वो किसी एक डेट को पकड़ लेते हैं, उन्हें डेट भी कई बार गलत दी जाती है। मैम एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और है कि मैम जो मोबाइल के जो नंबर होते हैं उसको लेकर एक बड़ा भ्रम लोगों में है। कई कई लोग ये दावा करते हैं कि आपके मोबाइल नंबर में जैसे 8 का नंबर है, वो 2 3 4 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ये नंबर आपको लॉस करता है। तो मैम ये मोबाइल नंबर की थेरेपी क्या है, इसका थोड़ा रहस्य हटाइए मैम। देखिए, इसमें ये कि आपके जो मोबाइल नंबर का जो टोटल है ना, सब अंकों का टोटल कीजिए। तो वो जो है वो आपके अगर लक के फेवरेबल है तो आप लीजिए, और लक के फेवरेबल नहीं है तो नहीं लीजिए। इसमें एक पर्टिकुलर 8 की खाली बात नहीं है। अब वो तो है, अगर आपके जो एंटी अंक हैं, जैसे एक के लिए मैंने 8 एंटी बोला, तो अगर खाली उससे थोड़ी, पर आप सारे का टोटल भी तो लोगे ना। ठीक है, आप अवॉइड करो कि जो आपके एंटी अंक हैं वो उसमें रिपीट नहीं हो या ओके आए ही नहीं, पर दैट इज नॉट द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर। मैम, वैसे तो मतलब इतना ज्यादा फ्लेक्स नहीं होना चाहिए उसके लिए। एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं, चाहे मकान का नंबर हो, कार का नंबर हो, किसी भी व्हीकल का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, या कई बार लोग इवन
कहीं बड़ा सफर करते हैं तो इवन आजकल देखा जाता है कि फ्लाइट में भी अगर टिकट बुक कराते हैं तो सीट नंबर को भी फोकस करने लगे हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश की घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो मैम ये नंबरों की थेरेपी क्या इन जगहों पर असर डालती है? अब आप मुझे बताइए, अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ था, जी। आप खुद ही सवाल का जवाब ढूंढिए। हाँ। उसमें एक व्यक्ति बच गया था। जी। क्यों? क्योंकि उसका बेस्ट पीरियड चल रहा था। और खाली नंबर से कुछ नहीं होता, टाइम पीरियड भी तो डिपेंड करता है। जब आपका बेस्ट पीरियड होगा ना, तो आप कितना भी खराब से खराब आपके साथ हो जाएगा ना, तो यू विल कम आउट ऑफ इट। खाली नंबर्स नहीं डिसाइड करते, आपका जो पीरियड टाइम पीरियड चल रहा है वो भी साथ में देखना होता है। नंबर है अगर आपके फेवर के है तो इट्स वेल एंड गुड, पर वो तो और भी कई लोगों के फेवर के होंगे ना उसमें, जी पर मैम। उनका टाइम पीरियड सही नहीं था ना। जी मैम। तो टाइम पीरियड भी आपको कंसीडर करना है, खाली वो नहीं देखना है। किस तरह की रेमेडीज देते हो मैम जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है ओवरऑल प्रोटेक्शन करने के बाद, जब आप उनका ट्रीटमेंट करने की बात करते हो तो क्या खास रेमेडीज आपके पास होते हैं? क्या किस तरह की, चाहे मंत्र हो, उपाय हो, व्रत हो, किस तरह की रेमेडीज देते हो मैम आप? मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताती, ना मैं कोई मंत्र बताती हूँ, ना मैं कोई पूजा बताती हूँ, ना मैं कोई स्टोन्स बताती हूँ। मेरा तो सीधा फंड है कि अगर आपका एंटी पीरियड है ना, एंड यू नो दैट, आप उसमें करो ही मत। और अगर फिर भी ऑटोमेटिकली अगर आपके लक में लिखा है कि इस टाइम होके ही रहेगा, तो ऑब्जर्व पेशेंस। और फिर जो आपका बेस्ट पीरियड है, जो आपको चार्ट दे दिया गया, आप उसको अवेल करो ना। तो मैं वो पूजा पाठ और वो सब नहीं बताती हूँ। आपके पास सूर्य मैम। को नाम जरूर बताती हूँ कि सूर्य सबको देता है। जी। सूर्य प्रणाम के लिए मैं सबको कहती हूँ कि सूर्य से मांगो, चढ़ते हुए सूरज से मांगो। और डूब रहा है तो भी, वो डूबते हुए भी क्यों अस्त होता है एक नए सूर्योदय के लिए। तो मैं तो खाली सूर्य को नमस्कार करने में यकीन रखती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में कुछ भी नहीं पहनती बिल्कुल हूँ मैं मैम। कभी। आप, हाँ जी मैम। मैम, आपके, क्योंकि आप राजधानी दिल्ली से हैं, क्लाइंटों की लिस्ट काफ़ी बड़ी होगी, तो एक किस तरह का रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ हो जाता है? कैसे मैनेज करते हो, कैसे अपडेट रखते हो अपने क्लाइंटों को? देखिए, जो क्लाइंट्स हैं, सबसे पहले तो अगर वो कन्विंस्ड रहते हैं मेरे उससे, तो मेरी साइट में टेस्टिमोनियल्स हैं, गेस्ट बुक है, उसमें वो अपने कमेंट्स पेस्ट करते हैं। और उसके अलावा ये गूगल सर्च में भी इसमें मेरा पेज है ना, रजनी छाबड़ा, उसमें उस पेज पे भी अपने कमेंट्स देते हैं। और वो जल स्टाइल वगैरह के थ्रू भी वो ढूंढ लेते हैं अपने आप। और उसके बाद अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन पूछा है, तब तो उनको मैं बता देती हूँ कि अगर आपको इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप हफ्ते में 2 बार मुझे फोन करके पूछ लीजिए। पर एक बार मैंने वो फाइल बंद कर दी तो बार बार मैं उसको नहीं खोल सकती हूँ। तो इतनी फैसिलिटी मैं उनको देती हूँ। और जनरली जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो रिपीट होते हैं और वो आगे अपने सर्कल में बताते हैं। तो इसलिए मैंने कभी पब्लिसिटी पे अलग से नहीं खर्चा है कभी भी। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ही चलती है। और बाकी वो लोग साइट में जब देखते हैं इतनी कंट्रीज से इतने विजिट्स आए हुए हैं और उन लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, तो मेरे कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। मैम, क्योंकि आपके जो क्लाइंट है वो इंडिया से बाहर भी हैं, विदेशों में हैं, कई कंट्रीज में, तो उनके किस तरह के सवाल आते हैं ज़्यादातर आपके पास? वो जनरली प्रोफेशन रिलेटेड पूछते हैं जी। या मैरिज एंडेवर्स। उनके मेन इश्यूज यही होते हैं। हेल्थ वगैरह के बारे में तो कम ही पूछा है। 1-2 बार ऐसे वो इटली से उनको अपनी म्यूजिक एल्बम का नाम रखना है, मतलब इस तरह से मोस्टली प्रोफेशन रिलेटेड होते हैं उनमें। अब मैं मैम एक आपसे रिलेशंस के आखिरी लिए कम। सवाल है कि यो अभी एक जो यंगर पर्सन है, जो जो अभी आफ्टर एजुकेशन जो नंबरोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, नंबरोलॉजी में बड़ी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर नंबरोलॉजिस्ट हैं, आपने एक बड़ा अनुभव प्राप्त किया है नंबरोलॉजी में, तो जो नए जो नंबरोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप उनको क्या खास टिप्स देंगे ताकि वो भी आपकी तरह नंबरोलॉजी में अपना नाम कमा सकें, शोहरत कमा सकें? देखिए, बस मैं यही कहूँ कि जो भी काम करो एकदम सीरियस पैशन की तरह फॉलो करो। सुपरफिशियली नहीं करना है, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले आप बेसिक समझो, फिर आप कुछ चार्ट्स खुद ड्रॉ करके देखो। जैसे मैं बताती हूँ कि आसपास के लोगों को स्टडी किया और उनको बताया कि अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं तो भी आप मुझे बताइए, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कहाँ सुधार करना है। तो मतलब बिल्कुल भी सुपरफिशियली नहीं ले इसको, बहुत गहराई से पढ़े।
आपने सुना फेमस नंबरोलॉजिस्ट रजनी छावला जी को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी बेबाक तरीके से जवाब दिए और कई कई गंभीर रहस्यों से भरे हुए नंबरों से जुड़े हुए सवालों के उन्होंने जवाब दिए और सभी परतों को उन्होंने सवाल दर सवाल खोला और लोगों को बड़ी बारीकी से समझाया कि नंबर किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और नंबरों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। इसके अलावा रजनी छावला जी ने 2026 के लिए कैरियर वाइज 1 से 9 नंबर तक के लिए ये साल कैसा जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने पूरी बारीकी से जवाब दिए और लोगों को गाइड किया। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए थैंक्स लॉट्स मैम। मैं आपका डेली इंडिया टाइम्स की तरफ से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपने हमें अपना समय दिया। थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा कि आपने इतने जिज्ञासु की तरह इतने वेल प्लान ढंग से सब पूछे और मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कुछ नोट्स प्रिपेयर करके नहीं बोल पाती हूँ, इससे आप मेरी